हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे थे, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखे हैं, अगर आपने इसका थ्योरी पोर्शन नहीं देखा है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले उसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, अगर आपने पहली बार विजिट किया है, तो मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ये है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिजिक्स के भी 2 चैप्टर कवर अप किए हैं, जो कि है चैप्टर 9 एंड 10। तो इन सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 साइंस के नाम से। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको ये एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं, पहले आप इसके एमसीक्यूज खुद से कीजिए और फिर देखिए कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो, तब जा करके आप इससे मैच कीजिएगा कि क्या सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, पहले ऑप्शंस देख लेने हैं, तब जा करके टिक करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको OMR शीट दिया जाता है। ठीक है, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको OMR शीट दिया जाएगा इस एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से फील करना है, देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो अच्छे से आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट हम ढूंढते हैं, इसमें कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे टंग में प्रेजेंट होता है, तो टंग का क्या काम होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, तो ये सही है। वाइल ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखिए, बोथ गस्टेटरी एंड ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, नहीं ये गलत हो गया। ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, हमारे ईयर में पाया जाता है ना, तो इसका क्या काम होता है, साउंड को डिटेक्ट करना, ना कि स्मेल को। ओके, एंड ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट, ये भी गलत है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्मेल उल्टा दे दिया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, उसका यहाँ पे पाथवे दिया हुआ है, सही पाथवे आपको टिक करना है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सबसे पहले ये जनरेट कैसे होता है, डेंड्राइट्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेंड्राइट्स होगा, है ना, इसके बाद डेंड्राइट्स से सेल बॉडी में जाती है, राइट। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पे ये डेंड्राइट्स इस तरह से निकले हुए होते हैं, राइट। और यहाँ पे ये सेल बॉडी है जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है ना। तो डेंड्राइट्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, यहाँ से ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके बाद ये सेल बॉडी को भेजते हैं, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू होता हुआ एक्सॉन टर्मिनल पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करते हैं, है ना। तो पहले डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेंड्राइट्स एक्सॉन एक्सोनल इन सेल बॉडी, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में है सेल बॉडी पहले दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या दे रहा है, डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर एक्सोनल इन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है, जब एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है, तो बीच में एक गैप होता है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और उसे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट जो है वो रिसीव करते हैं, है ना। तो ये जो गैप है, इसी गैप को क्या कहा जाता है, साइनेप्स। ठीक है, इसी गैप को कहते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसमिट होंगे ये केमिकल सिग्नल, एक्सोनल एंड से, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेंड्राइटिक एंड ऑफ अ न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे क्या कर रहा है, डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड ऑफ वन न्यूरॉन, तो ये गलत है। किससे ट्रांसमिट हो रहा है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन, राइट। तो ये ऑप्शन गलत है।
यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सॉन टू सेल बॉडी, बिल्कुल गलत, एक्सॉन से नहीं होता है ट्रांसमिट, एक्सोनल इंड होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पे भी सेल बॉडी दिया हुआ है, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन में है एक्सोनल इंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक इंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स एट और इन, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल में कन्वर्जन कहाँ पे होता है? अभी मैंने बताया कहाँ पे होता है, ये एक्सोनल इंड पे होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पे कंपोनेंट बताना है, करेक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग जो पाथवे फॉलो करते हैं नर्व इम्पल्सेस, है ना, स्टिमुलस से वो रिसेप्टर से वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और उसके बाद हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से मैसेज लेकर के इफेक्टर सेल्स के पास लेकर के आते हैं। इस पूरे पाथवे को, ये जो कनेक्शन है इनपुट नर्व्स एंड आउटपुट नर्व्स के बीच का जो कनेक्शन है, उस पाथवे को ही तो रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है ना। तो सबसे पहले इसमें रोल किसका आता है, रिसेप्टर्स का आता है, तो सारे ही ऑप्शन में रिसेप्टर दिया हुआ है। चलो ये क्लियर हो गया। आगे देखो, रिसेप्टर के बाद पहले हम यहाँ पे इसका पाथवे लिखें अगर, तो पहले रिसेप्टर रिसीव करेंगे, उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं, राइट। सेंसरी न्यूरॉन इसको रिसीव करती है, इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, फिर सेंसरी न्यूरॉन लेकर कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है रिले न्यूरॉन। तो वो रिले न्यूरॉन उसको रिसीव करके किसको देता है, मैसेज को मोटर न्यूरॉन के पास, स्पाइनल कॉर्ड इसको इंटीग्रेट कर देती है ना। उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स सेंड करती है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो मोटर न्यूरॉन इसे रिसीव करेंगी और इफेक्टर के पास आएगी। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर के रूप में कौन काम करता है, हमारी मसल्स, तो ये होगा मसल्स के पास, है ना। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, रिसेप्टर मसल्स दे दिया यहाँ पे, ये गलत हो गया। रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। रिसेप्टर के बाद स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है। रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल सही। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक सिग्नल कैरी करती है, अभी मैंने बताया रिसेप्टर से कैरी करती है ना। स्पाइनल कॉर्ड से कौन कैरी करती है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक लेकर के आना, है ना। तो ये भी गलत है, ये गलत है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये गलत है। ये स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है ये। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 1 और 4 सही है। अब इस ऑप्शन में से आपको पुट करना है, चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। 1 और 4 किस में है, इसमें ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि 1 2 3 4 में से आपने टिक कर दिया, इस तरह से नहीं, आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर से चूज करना है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन हाइंड ब्रेन, बिल्कुल गलत। मेन थिंकिंग पार्ट कौन होता है, फोर ब्रेन होता है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट इट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन, ये सही है। इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, बिल्कुल सही। तो देखो, आप देख सकते हो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की बिल्कुल स्टेटमेंट दी हुई है, तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा जो एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल रिलेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गलत। सेरिबेलम का ही काम होता है हमारे पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करने का, तो ये गलत है। इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है ना, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाई, किसके, कौन कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, सेरिबेलम, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, यहाँ पे हमारा ब्रेन खत्म होता है, हमारी नेक के नीचे आता है ये, है ना। यहाँ पे मान लो कि ब्रेन है, तो ये मेड्यूला वाला पार्ट जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, मेड्यूला से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, शूट का
लाइट की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं फोटो, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म किसको कहेंगे? जब स्टिमुलस ग्रेविटी होगा। हाइड्रोट्रोपिज्म जब कब कहेंगे? जब स्टिमुलस वाटर होता है। कीमोट्रोपिज्म कब कहते हैं? जब स्टिमुलस कोई केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज प्लांट। एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स है ना, तो ग्रोथ को इंक्रीज तो करेगा नहीं, इसलिए इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स ये नहीं होगा। इनहिबिट ग्रोथ, बिल्कुल सही, ये होगा, क्योंकि इन दोनों में प्रोमोट है, तो प्रोमोट का मतलब बढ़ावा देना। तो जब भी प्रोमोट रहेगा आप बिल्कुल बिना आगे बढ़े आप सीधे एलिमिनेट कर दीजिएगा। और इनहिबिट वर्ड को देखना है इनहिबिटरी हार्मोन्स के लिए, प्रोमोटरी हार्मोन, प्रोमोटिंग हार्मोन्स के लिए आप प्रोमोट वर्ड देखेंगे, ठीक है। तो इसका 11 का आंसर सी हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ से कौन एसोसिएटेड नहीं है? दैट मीन्स कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कौन है ना। तो हमें पता है कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपका आंसर हो जाएगा 12 का डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन किस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है? थायरॉक्सिन के लिए, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। इसके अलावा अगर हम सारे ऑप्शंस को डिकोड कर लेते हैं एक बार, तो एड्रेनालिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हमारे किडनी में, हमारे किडनी के ऊपर, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनालिन हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं। और एड्रेनालिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है हमारी बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में ये रिलीज होता है। जब हम अचानक से कोई अचंभा करने वाली चीज़ें देख लेते हैं, डराने वाली चीज़ें देख लेते हैं, कोई डरावनी चीज़ें देख लेते हैं, या फिर कोई जानवर हमारे पीछे पड़ जाता है तो हमें जब तेज़ भागना होता है, ऐसी कंडीशंस में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सिन जो कि एक फाइटो हार्मोन है, दैट इज प्लांट हार्मोन है। इसका क्या काम होता है? ग्रोथ प्रोमोट करने का, सेल इलोंगेशन का काम। इंसुलिन हार्मोन जो कि हमारी बॉडी से रिलीज होता है, कहाँ से? पैंक्रियास से। क्या काम होता है? ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, राइट, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। अब इसमें इंसुलिन के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैंक्रियास, ये पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, ये बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ए नहीं होगा। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये गलत स्टेटमेंट है। इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, बिल्कुल ये सही है, इसलिए इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ए और सी एलिमिनेट हो गया। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, ये भी सही बात है ना, तो यानी कि ए, सी और डी ये सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। अब इसमें से मिसमैच्ड पेयर बताना है, यानी कि इनकरेक्ट पेयर है ना। तो एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल गलत है, मिसमैच पेयर है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है, ये सही है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से होता है रिलीज। एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होता है। मिसमैच्ड पेयर हो गया ऑप्शन ए, जो कि एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंजेस ड्यू टू चेंज इन दी। गार्ड सेल का शेप किसकी वजह से चेंज होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ सेल्स, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, ऑप्शन डी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो गार्ड सेल का शेप किसकी वजह से चेंज होता है भाई? गार्ड सेल इस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है हमारी गार्ड सेल, राइट। तो जब इसमें पानी इन करेगा, जब चारों तरफ से पानी इन करने लगता है तो ये स्वेल कर जाती है, और जब पानी बाहर जाने लगता है तब क्या होता है? श्रिंकिंग, राइट। तो ये इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? इसका शेप चेंज किसकी वजह से हो रहा है? अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू। पी प्लांट्स में जो टेंड्रिल का ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ग्रोथ को बढ़ाने में कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन हार्मोन, राइट। एंड ऑक्सिन हार्मोन की फंक्शनिंग की वजह से टेंड्रिल में ग्रोथ होता है। तो ये आखिर क्या काम करता है? ये लाइट के इफेक्ट की वजह से एक पार्ट में शेडी एरिया में ऑक्सीजन की सिंथेसिस ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, एंड देन इसी की वजह से यहाँ पे टेंड्रिल में क्वाइलिंग आती है।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैपिड सेल डिविजन्स इन टेंड्रिनल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, जो कि सपोर्ट से दूर रहते हैं उस वाले पार्ट में तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेंड्रिल में ग्रोथ हमें शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल्स इज ड्यू टू, पॉलन ट्यूब्स की जो ओव्यूल की तरफ ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उस केमिकल्स की तरफ ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस केमिकल है, तो दैट ग्रोथ, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन, अब सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है सन के पाथ के साथ साथ वो किस तरह का मूवमेंट है, तो सनफ्लावर का मूवमेंट यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है ना, सन से क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, तो दैट इज फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू, ये जो फॉलिंग ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स होती है ये किस हार्मोन्स की वजह से होती है, तो बिकॉज ये प्रोमोटिंग का तो काम है नहीं, ये लीव्स को पेड़ से अलग कर रही है ना, तो ये किस हार्मोन का काम होगा, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स का, है ना, तो दैट इज एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में इसमें से इनकरेक्ट कौन है वो बताना है। नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टूवर्ड्स एक्सोनल एंड, बिल्कुल सही, डेंड्राइटिक एंड से स्टार्ट होती है एक्सोनल एंड की तरफ जाती है, तो ये सही है, हमें बताना है इनकरेक्ट। एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, डेंड्राइटिक एंड पे तो रिलीज होता ही नहीं है। विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट द एक्सोनल एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, बिल्कुल गलत, ये उल्टा दे दिया है, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल इंड, बिल्कुल सही, एक्सोनल इंड पे केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो साइनैप्स को क्रॉस करते हुए जनरेट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाते हैं, तो ये भी सही है। और न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट ऑल्सो टू मसल एंड ग्लैंड सेल, बिल्कुल ये भी सही है ना, टारगेट सेल्स के पास जाती है इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय, इनवॉलंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला इन फोर ब्रेन, बिल्कुल गलत, मेडुला तो होगा लेकिन वो फोर ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, मेडुला इन मिड ब्रेन ये भी गलत है, मेडुला इन हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन, इसमें से इनवॉलंटरी एक्शन कौन नहीं है ये बताना है, तो वॉमिटिंग इनवॉलंटरी एक्शन है, सलाइवेशन भी इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑन विल, है ना, हम अपनी मर्जी से नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो ना ही हम वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ना सलाइवेशन को, ना हार्ट बीट को, ना हार्ट बीट को, तो ये भी नहीं होगा। चीविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम जब चाहे मुंह बंद कर सकते हैं, जब चाहे हम चिव कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ये एक वॉलंटरी एक्शन है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट, जब किसी को सीवियर कोल्ड हो जाता है तो वो क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, शी कैन नॉट डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे टेस्ट का सीवियर कोल्ड होगा तो ये हमारे नोज को इफेक्ट करता है, नेजल रिसेप्टर को इफेक्ट करेगा, दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, राइट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अफेक्टेड होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर अफेक्टेड होंगे तो हमें स्मेल नहीं मिल पाएगी, तो स्मेल वाली चीज़ों को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है और वो क्या है ना, तो ये तो होगा नहीं। शी कैन नॉट डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लाइट दिया हुआ है, तो जब हमारा आई विजन खराब होगा दैट इज फोटो रिसेप्टर, तो ये ऑप्शन होता। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती आई हो जो कि हमारी आंखों को अफेक्ट करती है तो उसके लिए ये ऑप्शन होता। अगर यहाँ पे पूछा जाता स्किन से रिलेटेड तो ये ऑप्शन होता, और ये आपका गस्टेटरी रिसेप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन देखना है अच्छे से कि यहाँ पे किस रिसेप्टर की बात की जा रही है, और तब आप आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपकी एक्टिविटी से है, तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बिल्कुल अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है, डेंड्राइट्स से, हमेशा याद रखना है, डेंड्राइट्स पे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो डेंड्राइट्स से एक्सोनल इंड की तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं, और फिर, है ना, जैसे कि ये है तो यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाना चाहिए, और फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन के थ्रू भी ये ऐसे ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये
क्या डायरेक्शन बता रहा है एरो? इस तरफ। तो ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर से स्टिमुलस मिला है, डेंड्राइट्स ने रिसीव करा, सेल बॉडी को सेंड किया, एक्सॉन के थ्रू गया, उसके बाद फिर यहाँ पे रिलीज होता है, ये साइनेप्स है, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, अगेन दूसरा डेंड्राइट रिसीव करता है और ऐसे जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, ये पाथवे सही है ना। अगेन इसमें गलत है, एक्सोनल इंड रिसीव नहीं करते स्टिमुलस को। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोनों एक्सोनल इंड एक साथ कभी भी रिसेप्टर रिसीव नहीं कर सकते, यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होता है, तो अगेन ये भी गलत है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है कि इधर से सिग्नल जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पे ये फिगर ये कह रहा है कि एक्सोनल इंड ने स्टिमुलस को रिसीव करा, जो कि गलत है। सेकंड में आप देखो कि यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि डेंड्राइट्स ने रिसीव करा स्टिमुलस को, तो ऐसा होता है। उसके बाद फिर एक्सोनल इंड पे केमिकल्स रिलीज होते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। थर्ड ऑप्शन में ये कह रहा है कि यहाँ पे भी एक्सोनल इंड ने रिसीव करा है स्टिमुलस को, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे डेंड्राइट्स ने रिसीव करा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे भी डेंड्राइट्स होना चाहिए, एक्सोन रिसीव नहीं करेगा, है ना, एक्सोनल इंड रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन? आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। नहीं, आयरन नहीं होगा, यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए था। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो यहाँ पे क्या बताना है, नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है। थर्ड ऑप्शन देखो, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसिस, ये भी सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये भी सही है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू। ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन जब कम प्रोड्यूस होने लगता है तब। और ग्रोथ हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ऑप्शन देखिए, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन गलत, लेस सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन गलत, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, एक्सेस सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा? जायंटिज्म हो जाएगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस होगा तो जायंटिज्म हो जाएगा, एंड ड्वार्फिज्म में लेस सिक्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ। तो प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से होता है? तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन, एंड मेल की बात करें तो मेल में टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो ऑप्शन देखिए, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस गलत, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड नहीं होगा, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हार्मोन्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है और उसका क्या फंक्शन है। ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ग्लैंड्स, हार्मोन्स एंड फंक्शंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लिया जाता है? क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को क्या करने का? कंट्रोल करने का, यानी कि कम करने का। अगर हाई हो जाता है तब इंसुलिन दिया जाता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड शुगर क्या होगा? हाई होगा, इसीलिए इंसुलिन दिया जा रहा है ना। तो हीज ब्लड प्रेशर वाज लो गलत, हीज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली ये भी नहीं होगा, ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर ये भी नहीं होगा, हीज शुगर लेवल इज इन ब्लड वाज हाई बिल्कुल सही। ब्लड शुगर लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लड शुगर लेवल वाज हाई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स। फर्टिलिटी किसकी वजह से होती है? किस हार्मोन की वजह से होती है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए नहीं होगा, ये फीमेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, तो ये भी नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्रोथ को रेगुलेट करना, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। यही है जो कि फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। जितने भी ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो यहाँ पे अगर फीमेल होता तो ऑप्शन ए सही होता, मेल है इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड यानी कि कौन पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ओवरी भी एक पेयर में प्रेजेंट है, टेस्टिस भी एक पेयर में प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी पे एक एक होता है तो ये भी पेयर्ड में प्रेजेंट है। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है,
और थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये सब सिंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए एड्रीनल ग्लैंड, ये भी पेयर में होता है तो ये नहीं होगा। टेस्टिस ये भी पेयर में होता है, ओवरी ये भी पेयर में होता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है इस जंक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे पूछा जाता जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड मसल, तब क्या होता? तब ये ऑप्शन सही होता, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर पूछा जाता जंक्शन बिटवीन टू सेल्स, तो उसे हम कहते हैं सेल जंक्शन। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय, लाइफ प्रोसेस किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं? कंट्रोल एंड रेगुलेट होती हैं, तो इसमें हमारे दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लेवल दी पार्ट्स ए बी सी एंड डी एंड शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल करना है पार्ट को और डायरेक्शन भी बताना है। तो डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से जाएगा, ये यहाँ आती है, यहाँ पे इस स्पाइनल कॉर्ड में इसका इंटरप्रिटेशन होता है, फिर यहाँ से ये क्या है? ये रीले न्यूरॉन है, राइट। रीले न्यूरॉन इसको इन्फॉर्मेशन देती है, यहाँ से लेकर के आती है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन लेकर के आती है और उसके बाद ये मसल को, है ना, यानी कि इफेक्टर सेल्स को इन्फॉर्मेशन देती है, तो फिर हम अपने हाथ को पीछे खींच पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्शन। अब हमें बताना है पार्ट्स का नाम। तो ए, ये जो लेकर के जा रही है इन्फॉर्मेशन को, ये क्या होगा? दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, राइट, सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या है? ये पूछा जा रहा है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये कौन सी न्यूरॉन लेकर के आ रही है इंफॉर्मेशन को? मोटर न्यूरॉन। एंड दिस इज इफेक्टर मसल सेल। मसल इन आर्म, है ना। तो आपको अब डायरेक्शन बताना है, तो आप डायरेक्शन लिख दीजिएगा, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाती है इंफॉर्मेशन? स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है रीले न्यूरॉन। ठीक है, ये ऑप्शनल है। रीले न्यूरॉन के बाद आती है इंफॉर्मेशन कहाँ? मोटर न्यूरॉन के पास। और मोटर न्यूरॉन किसको देती है? इफेक्टर को। और इफेक्टर क्या करती है? रिस्पॉन्स क्रिएट करती है ना। रिसेप्टर क्या करती है? स्टिमुलस को रिसीव करती है। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है इलोंगेशन ऑफ सेल्स, सेल का इलोंगेशन कौन से फाइटो हॉर्मोन्स करती हैं? ऑक्सिन, दैट इज ऑक्सिन, ऑक्सिन। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम इलोंगेशन में कौन से हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? जिब्रेलिन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन, जिबेरेलिन। ठीक है, उसके बाद है प्रोमोशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है? साइटोकाइनिन। उसके बाद फॉलिंग ऑफ सेंसेंट लीव, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेबल दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन फिगर 7.3। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें लेबलिंग करनी है। ए, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है? पीनियल ग्लैंड। बी, यहाँ पे ये सेरिबेलम का पार्ट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे ये कौन सा ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड, तो ये हो जाएगा, सॉरी, थायराइड ग्लैंड, है ना, थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद डी, यहाँ पे ये जो ब्रांचेस हो जाती है, जहाँ पे ट्रैकिया ब्रांच होती है, वहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है? थाइमस। ओके, इसके नीचे अगर यहाँ पे आपको दे पैंक्रियास में कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड होता है? पैंक्रियास खुद में ग्लैंड है। उसके बाद आपको दे देगा यहाँ पे किडनी, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड होता है। उसके बाद ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 7.4 जो कि ये है,
ए, बी एंड सी विच अपियर्स मोर एक्यूरेट एंड वाई, इसमें से कौन मोर एक्यूरेट है? तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो रूट है ये क्या शो करता है, ये जियोट्रोपिज्म शो करता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। एंड शूट पार्ट जो होता है ये क्या शो करता है, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा एंड ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, यानी इसकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये एक्यूरेट है ना। तो ये क्यों एक्यूरेट है ये बताना है, तो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि दिस इसमें आप क्या लिखोगे कि फिगर 7.4 ए है ना, फिगर ए इज appears more accurate because in this figure root exhibits positive geotropism and shoot exhibits negative geotropism which is correct. ओके यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव शो कर रहे हैं तो ये गलत है, यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव शो कर रहे हैं जो कि अगेन गलत है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है और इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप इस तरह से सेंटेंस में से लिख लेंगे, है ना, कि फिगर ए इज मोर एक्यूरेट बिकॉज द रूट्स ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी टू मेक श्योर दे फाइंड सोयल एंड वाटर, है ना, नीचे ही इसको सोयल और वाटर मिलेगी ना, ऊपर तो नहीं मिलेगा। और इसको क्या चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, राइट। तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। ओके, लेवल द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। अब यहाँ पे फिर से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उसके पार्ट को लेवल करना है। ये क्या कहलाता है भाई, ये डेंड्राइट्स है ना। तो ऑप्शन तो ए हो जाएगा आपका, दिस इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम है, इस पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। बी में ये कौन सा पार्ट है, सेल बॉडी। सेल बॉडी में बहुत सारे, सेल बॉडी में क्या क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है ना, और साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम इस न्यूरॉन के केस में क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, है ना। यहाँ पे ये बीच का पार्ट पूछा जा रहा है कि ये क्या है ना, ये यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, असल में ये पूछा जा रहा है ये वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में जो है नोड ऑफ रैनवियर तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे एक्सॉन लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है भाई, तो ये है नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग जो आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी नोज में। थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन में। गस्टेटरी टंग में। एंड फोटो रिसेप्टर हमारी आई में प्रेजेंट होती है। अब ऑप्शन देखिए, नोज 3 में है, स्किन 4, टंग 1 में दिया हुआ है एंड आई 2। ओके, 3 4 1 2। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट को कहते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स, या तो टुवर्ड्स होगा या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, राइट। इसी को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देना है। आप दे सकते हो जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल, फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसका डायग्राम भी बनाएंगे यहाँ पे। ओके, जियोट्रोपिज्म दिया है तो उसका डायग्राम आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन इफ इंटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। अगर आयोडीन का इंटेक लो हो जाता है तो क्या होगा। तो आयोडीन क्या करता है भाई, आयोडीन की क्या जरूरत होती है हमारी बॉडी में। आयोडीन जो है ये है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आयोडीन कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं गोइटर। तो ये दो, थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन लो हो जाएगा और दूसरा गोइटर हो सकता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है। तो इफ़ इंटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो, फॉलोइंग में हैपन।
फर्स्ट, रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड विल बी लेस, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ए पर्सन मैट सफर फ्रॉम गोइटर, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज अ स्वॉलन नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन में था शायद। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर से एक केमिकल्स रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है केमिकल सिग्नल में, और फिर केमिकल सिग्नल को डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं एंड ये अनदर न्यूरॉन के पास ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो यही आपको आंसर कर देना है। एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स अ केमिकल इज रिलीज्ड एंड डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनेप्स, दिस स्टिमुलेट्स द डेंड्राइट्स, बिकॉज आपकी बुक में न्यूरोट्रांसमीटर का नाम नहीं मेंशन किया गया इसलिए यहाँ पे केमिकल्स ही लिखा है। ठीक है, दिस स्टिमुलेट्स द डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन टू रिसीव द सिग्नल्स, ये जो केमिकल रिलीज होता है वो क्या करता है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को स्टिमुलेट करता है इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए। उसके बाद वो डेंड्राइट जो है उसको रिसीव करते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सेल बॉडी के थ्रू होता हुआ अनदर न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स, फीमेल्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस के लिए, तो यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है एस्ट्रोजन, बाकी सारी चीजें ऐसे ही एज इट इज लिख देनी है। और एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल एट प्यूबर्टी। नेक्स्ट, ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस हार्मोन्स की वजह से ड्वार्फिज्म होता है, ग्रोथ हार्मोन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ग्रोथ हार्मोन। ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी थे, तो यहाँ पे विच के जगह पे इंसुलिन ऐड कर देंगे। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जगह बिकॉज कम था, स्पेस कम था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने दो के आंसर तो पूरे सेंटेंस में लिख दिए हैं, बाकी दो के बस ऐसे ही मैंने नाम मेंशन कर दिया, आप उसे सेंटेंस में इस तरह से बना करके लिख दोगे। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ पे भी विच है ना वहाँ पे आपको हार्मोन्स का नाम डाल देना है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन, ब्रेन से कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड होता है, तो 3 ग्लैंड होते हैं हमारे ब्रेन में। पहला सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस, जिसका जिक्र हमारे ब्रेन वाले पार्ट में भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है पिट्यूटरी एंड थर्ड वन इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ग्लैंड सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स, यानी कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें सीक्रेट करते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है, दैट इज पैंक्रियास। इसका क्या हो जाएगा आंसर, पैंक्रियास। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी, किडनी से एसोसिएटेड कौन सा ग्लैंड होता है, किडनी पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स, कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि सिर्फ मेल्स में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन होगा। ओके, अगर यहाँ पे फीमेल रहता तब क्या होता, एस्ट्रोजन। ओके, ये रहा आपका आंसर, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, यहाँ से अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसे आप बिल्कुल डिटेल्स में लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना है, फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो स्ट्रक्चर आप शॉर्ट में मेंशन करेंगे एंड फंक्शन को आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देना है ना, बिल्कुल आसान सा। 5 इस तरह से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 कर देना, उसके बाद सीधा इस तरह से खींचना है। ठीक है, ये पतला होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आपको बस 3 इस तरह से बना देना है और उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से इसको लगा दीजिएगा। ये हो गया डेंड्राइट्स, यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे डॉटेड करके इस तरह से दिखा देना है।
कि ये है साइटोप्लाज्म जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेलिस भी होता है, और ये है, इसके ऊपर आपको माइलिन शीट इस तरह से चढ़ा देनी है, कोटिंग, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करना है, क्योंकि जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, बस। उसके बाद हमेशा अपने राइट साइड की, अपने राइट हैंड की तरफ आपको सब सारे के सारे लेबलिंग करनी है। ये सही तरीका है। साइंस में कभी भी आप जहाँ कहीं भी फिगर बनाइए, बेहतर होगा कि आप इसे वर्टिकली इस तरह से बनाएंगे तो लेबलिंग करने में आसानी होगी, हमेशा राइट साइड में, ठीक है, जो कि इस पेज का लेफ्ट साइड हुआ, ठीक है, और हमारे राइट हैंड की तरफ, ये ध्यान में रखना है। तो आप इसे लेबलिंग करेंगे इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद ये रहा सेल बॉडी, तो इस तरह से आप लिखोगे सेल बॉडी। फिर यहाँ पे इस तरह से करेंगे एक्सॉन, और उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से करके एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियस, तो इसको भी आप यहाँ पे ले जा करके क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस, ओके। इस तरह से लेबलिंग करनी है अच्छे से। उसके बाद अब इन सब पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मेंशन कर देना है। डेंड्राइट्स ये क्या करता है, रिसीव करता है स्टिमुलस को, रिसीव्स स्टिमुलस। फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी मेन पार्ट होता है जो कि जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद आप आएंगे एक्सॉन पे। एक्सॉन कैसा दिख रहा है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, सिग्नल्स को कैरी करता है टुवर्ड्स दी एक्सॉन टर्मिनल, जिसे हम नर्व एंडिंग कहेंगे। और नर्व एंडिंग का क्या काम है, नर्व एंडिंग टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से लिख देना। उसके बाद फंक्शनिंग लिख देनी। न्यूरॉन का क्या काम होता है, ये नर्व इंपल्सेस को जनरेट करता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से आपको आंसर कर देना है। यहाँ है आधा आंसर, उसके बाद फिर इस पेज में भी आंसर दिया हुआ है। लुक एट दिस, ये रहा, ठीक है। ये फंक्शन आपको इसी लाइन में पूरे फंक्शन आपको डिटेल्स में हो गया। नर्व सेल्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, सेंड इट टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन, एंड देन कैरी द मैसेजेस टू द टारगेट ऑर्गन्स। ये इन्फॉर्मेशन लेकर के ब्रेन के पास गई भी, फिर वहाँ से इंटरप्रिटेशन हुआ और फिर वो वापस टारगेट सेल के पास आ भी गई। यही तो काम होता है न्यूरॉन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद उसके पार्ट्स को मेंशन करेंगे। फिर हमें बताना है मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो या तो आप इधर पार्ट्स लिख दो, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप इस तरह से पार्ट्स लिख करके और यहाँ पे आप इसके फंक्शन मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट होता है फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में जो भी पार्ट है, सेरिब्रम हो गया, उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, ये दो मेन पार्ट होते हैं। तो दोनों के अलग अलग फंक्शन इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। सेरिब्रम का क्या काम होता है, थिंकिंग, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद सेरिब्रम का काम, हाइपोथैलेमस का काम, ये फीलिंग ऑफ फुलनेस को कंट्रोल करता है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर इसी तरह से हाइंड ब्रेन लिख करके आप उसके जो भी पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, इन सभी के अलग अलग फंक्शंस को मेंशन कर देंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इस तरह से आपको दो लाइन लिखनी है, उसके बाद फिर फोर ब्रेन के बारे में एक लाइन लिख करके इसके फंक्शन को मेंशन करना है ना। फंक्शन लिख देना है आपको फोर ब्रेन का। उसके बाद फिर मिड ब्रेन, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। फिर हाइंड ब्रेन के पार्ट लिखेंगे सेरिबेलम, इसके फंक्शन को इस तरह से मेंशन करना है। फिर पॉन्स, ब्रीदिंग रेट और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, एंड मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, what constitutes the central and peripheral nervous system, how are the components of central nervous system protected। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है, तो CNS जिसे हम कहते हैं। तो इसमें होते हैं दो पार्ट, एक होता है हमारा ब्रेन एंड दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कौन बनाता है, इसमें होती हैं नर्व्स। नर्व्स होती हैं दो टाइप की, एक होती है क्रैनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, और ये अराइज होती है कहाँ से, हमारे ब्रेन से, है ना। जो नर्व्स ब्रेन से अराइज हों उसे हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। दूसरे टाइप की होती है स्पाइनल नर्व्स,
स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, और ये स्टार्ट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। अल्टीमेटली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाउ आर नर्वस ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में भी लिखना है, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के बारे में भी लिखना है। ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्टेड होता है भाई? ब्रेन ये क्रैनियम में प्रेजेंट होता है, क्रैनियम दैट इज स्कल, है ना, एक बोनी बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन होता है। फिर उस बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन एंड इस क्रैनियम के बीच में 3 लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस, एंड इस मेनिंजेस के बीच में प्रेजेंट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इस तरह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर में से घिरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें भी वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में 3 लेयर्स होती है जिसे हम स्पाइनल मेनिंजेस कहते हैं, एंड इन मेनिंजेस के बीच में भी CSF प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन आपको मेंशन कर देना है। आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दिस हॉर्मोन्स। थायरॉक्सिन के एक फंक्शन को लिखना है। थायरॉक्सिन हेडिंग आप इस तरह से दे दोगे। थायरॉक्सिन, इसका क्या काम होता है भाई? थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, है ना। इंसुलिन का क्या काम होता है? ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है? ये मेंटेन करती है। एड्रेनलिन का क्या काम होता है? एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है और ये क्या करती है? हमारी हार्ट बीट को क्या करती है? ये इंक्रीज करती है। अगेन ब्रीदिंग रेट को भी इंक्रीज करती है इन द पैनिक सिचुएशन। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, एंड टेस्टोस्टेरोन का काम होता है चेंजेस लाना प्यूबर्टी के टाइम में, राइट। तो ये काम होते हैं, है ना। ये रहा आपका आंसर। नेम वेरियस प्लांट्स हॉर्मोन्स आल्सो गिव देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन हॉर्मोन्स का, वो लिखना है। यानी कि अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? फंक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से इसको आप टेबल में लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसे इस तरफ प्लांट हॉर्मोन्स लिखेंगे और इस तरफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लिख करके, और आप नंबर दे करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सिन का क्या काम होता है? सेल इलोंगेशन के बारे में, सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन का क्या काम होता है? स्टेम इलोंगेशन करना, जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर। साइटोकाइनिन्स का क्या काम होता है भाई? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करती है, राइट। उसके बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है? ये ग्रोथ इनहिबिटर है, राइट, ये ग्रोथ को इनहिबिट करती है। उसके बाद इथाइलिन आ जाता है जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स, एक्सप्लेन अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शंस किसे कहते हैं? जो सडनली अगर होता है, जो बिना सोचे समझे हैपन होता है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि विदड्रॉविंग आवर हैंड एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसके दो एग्जाम्पल आप दे दोगे। एक तो कि जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम अपने हाथ झट से पीछे खींच लेते हैं, है ना। तो व्हेन अननोविंगली टच अ हॉट प्लेट वी इमीडिएटली मूव आवर हैंड अवे फ्रॉम इट। और दूसरा एग्जाम्पल आप दे दोगे कि जैसे कि नी जर्क हो जाता है, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब एग्जाम्पल हैं, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बताना है कि एक्सप्लेन अ रिफ्लेक्स आर्क, तो इसका आप फिगर बनाइएगा और इसके पाथवे को फॉलो बताना है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसका पाथवे क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है भाई?
सबसे पहले स्टिमुलस मिलता है ना, हीट या पेन। अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने का एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये लिखोगे, सबसे पहले स्टिमुलस रिसीव हुआ एज अ हीट और पेन। किसने रिसीव करा? रिसेप्टर ने। कौन सा रिसेप्टर रिसीव करेगा इसको? थर्मो रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किसको सेंड करता है? सेंसरी नर्व्स को, राइट। सेंसरी नर्व इसको लेकर के जाएंगे किसके पास? ब्रेन के पास, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब ब्रेन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करेगा, उसके बाद फिर ये किसके थ्रू भेजता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू, है ना। मोटर न्यूरॉन इसको लेकर के आएंगे किसके पास? इफेक्टर मसल के पास। इफेक्टर कौन हुआ? हमारे हाथ की जो मसल्स हैं, मसल इन आर्म। उसके बाद ये जनरेट करती है रिस्पॉन्स। कैसे? मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड विड्रॉवल ऑफ हैंड, है ना, विड्रॉवल ऑफ हैंड। ये पाथवे आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, लुक एट दिस। सबसे पहले स्टिमुलस मिला हीट और पेन के रूप में, उसके बाद फिर थर्मो रिसेप्टर ने रिसीव करा, सेंसरी न्यूरॉन्स उसे कैरी करके ब्रेन के पास ले जाती हैं, फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स कैरी करके इफेक्टर सेल्स के पास आती है और इफेक्टर सेल क्या करती है? रिस्पॉन्स जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ विड्रॉवल ऑफ हैंड, ठीक है। तो ये है आपका पाथवे, जो कि आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसको जस्टिफाई करना है कि नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम ये दोनों साथ साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? नर्वस सिस्टम के बारे में पहले लिखना है कि नर्वस सिस्टम किस तरह से कंट्रोल करती है ना, और नर्वस सिस्टम में हार्मोनल सिस्टम किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं एंड नर्व इम्पल्स जो होता है ये हर एक सेल के पास नहीं जाता है। ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचना इससे मुश्किल होता है, तो हर एक सेल तक पहुंचने के लिए इसके साथ इससे असिस्टेंस के फॉर्म में कौन काम करती है? हॉर्मोन्स, है ना। जहाँ पे सिग्नल्स, जहाँ पे ये नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होती है वहाँ पे कौन काम करता है? हॉर्मोन्स काम करती हैं। इसीलिए इन दोनों का को एक साथ मिल करके काम करना ज़रूरी होता है और ये दोनों एक साथ मिल करके काम करती हैं, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका आंसर। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी। इट कैरीज आउट इट्स फंक्शन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द हार्मोनल सिस्टम। नर्व्स डोंट रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए इसको एक असिस्टेंट की जरूरत होती है और उस असिस्टेंट के रूप में कौन काम करता है? हॉर्मोन्स, टू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोर ओवर वाइल द नर्वस कंट्रोल इज समवट फास्टर, हार्मोनल कंट्रोल इज स्लोअर, इज समवट फास्टर एंड होगा यहाँ पे, ठीक है। नर्वस कंट्रोल फास्टर होता है, नर्व इम्पल्सेस तुरंत में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन हॉर्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो स्लो होता है, ठीक है। फिर भी हार्मोनल कंट्रोल इज मेनली बेस्ड ऑन फीडबैक मैकेनिज्म एंड टेल्स द बॉडी टू आइदर पेस अप और स्लो डाउन एज पर द सिचुएशन। कब उसे सिक्रीट कराना है, कब उसे स्टॉप कराना है, ये बिल्कुल फीडबैक मैकेनिज्म पे हार्मोनल कंट्रोल बेस्ड होता है। बट नर्वस कंट्रोल is more of a direct control. Both of them complement each other, है ना। Thus it can be said that nervous and hormonal system together perform the function of control and coordination in human beings. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। ये ऑलरेडी कराया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स में कैसे होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है, और हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं और डिफरेंट वेरियस फंक्शंस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और उस हार्मोन्स का के सिक्रेशन की जो टाइमिंग है और अमाउंट है वो कौन रेगुलेट करता है? इसके लिए हमारी बॉडी में होती है फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि इस चीज़ को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फ्लो ऑफ सिग्नल्स इन अ साइनेप्स फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन बट नॉट द रिवर्स। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमेशा
जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो हमेशा इसी डायरेक्शन में क्यों होती है? ये हमेशा डेंड्राइटिक एक एक्सोनल इंड से दूसरे एक्सोनल इंड की तरफ ही क्यों होती है? कि रिवर्स क्यों नहीं होती? ऐसे क्यों नहीं होता है फ्लो? सिग्नल्स का फ्लो हमेशा एक्सोनल इंड से डेंड्राइटिक टिप की तरफ ही क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि एक्सोनल इंड से जो यहाँ पे केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, उस केमिकल्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स के टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइटिक इंड पे ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता तो यहाँ पे तो स्टिमुलस को रिसीव करने वाला रिसेप्टर है ही नहीं, है ना। या फिर अगर यहाँ से रिसीव हुआ, इसने इस तरह से फ्लो कराया और एक्सोनल इंड पे पहुंचा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसके बाद अगर ये एक्सोनल इंड यहाँ पे होते तो फिर भी वो रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है? रिसेप्टर्स, प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, द फ्लो ऑफ सिग्नल्स थ्रू न्यूरॉन्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप इसका नाम नहीं भी मेंशन करेंगे तो चलेगा, आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। ठीक है, दिस केमिकल्स कैन ओनली इंटर अ न्यूरॉन थ्रू डेडिकेटेड रिसेप्टर सेल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है डेंड्राइटिक इंड पे, बट नॉट एट एक्सोनल इंड। दिस इज द रीजन वाई द फ्लो ऑफ सिग्नल्स इन अ साइनेप्स फ्रॉम एक्सोनल इंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक इंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, बट नॉट द रिवर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगेन, ये वीडियो कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।